हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का अमित सर की क्लास में। रिवाइज इंडिया सीरीज में हम लोग चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग रिवाइज करने जाएंगे छठा चैप्टर त्रिभुज। इससे पहले बेटा जी मैंने आप लोगों को 5 चैप्टर्स का रिवीजन करा दिया है। आप अपना जो चैनल है डाउट नेट क्लास 10th हिंदी मीडियम, उस पर जाकर के देख सकते हैं बच्चों। ये देखिए डाउट नेट क्लास 10th हिंदी मीडियम जो चैनल है, इस पर आप यहाँ पर जब वीडियोस पर जाएंगे तो वीडियोस पर जाने पर आप देख सकते हैं समांतर श्रेणी का रिवीजन। इससे पहले आप देखिए कि द्विघात समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और बहुपद, और इसके अलावा वास्तविक संख्याएं। हर चैप्टर का बेटा रिवीजन 30 मिनट में करा दिया है मैंने। और इसके बाद फिर आपका आएगा 7वां जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो अपना जो चैनल है डाउट नेट क्लास 10th हिंदी मीडियम, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो ये क्लासेस है इनको जाकर के बेटा देख भी लेना। जब भी आपका मन करे रिवाइज करने का या जब भी आपको जरूरत लगे रिवाइज करने की, तो आप रिवाइज कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में, कम समय में, बढ़िया तरीके से। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस भी बताए हैं कि आपको सवाल कैसे करने हैं, किस तरह के सवाल आएंगे या पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अभी का जो ये रिवीजन है, त्रिभुज का रिवीजन सिर्फ 30 मिनट में। सबसे पहले तो बेटा जी इस क्लास को, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास, सभी भाई बहनों के पास शेयर कर दो फटाफट से, जल्दी से। यस, जल्दी से फटाफट से सभी लोग शेयर कर देंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं। आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे, एक तो सबसे पहले त्रिभुज की समरूपता के बारे, उसके बाद थेल्स की प्रमेय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन 100% आता ही है। फिर आता है त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां, तो की 3 कसौटियां हैं, तीनों कसौटी को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। और इससे पहले बेटा जी हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज क्या होता है ना, किसे कहते हैं त्रिभुज, त्रिभुजों को किस आधार पर बांटा गया है। तो त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से घिरी क्या होती है, आकृति होती है। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 ही क्या होते हैं, कोण होते हैं, है ना। तो 3 शीर्ष, 3 भुजाएं, 3 कोण को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरी जो आकृति होती है, सरल रेखाओं से घिरी आकृति, बंद आकृति, वो त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुजों को हमने भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर बांटा हुआ है। जैसे अगर हम भुजाओं के आधार पर करें तो एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, जैसे ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा बी है, ये वाली भुजा सी है, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर क्या हो, अगर मान लीजिए कि कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं, तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है। मान लीजिए कि आपके पास ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। इस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर है, मतलब कि ये वाली भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है। यदि 2 भुजाएं बराबर हों तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अच्छा, जो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने वाले जो कोण होते हैं, ये प्रॉपर्टीज, ये गुण आप लोगों को ध्यान रखना है। जो दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, उन भुजाओं के जो सामने वाले कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कि अगर ये वाला कोण x होगा तो ये वाला कोण भी x होगा। और हम ये तो जानते ही हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है। कोई भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या होती हैं, 2 बराबर भुजाएं, लंबाई की भुजाएं होती हैं, वो त्रिभुज समद्विबाहु कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाएं, तो तीनों बराबर भुजाओं होने पर क्या आप कहेंगे, उस त्रिभुज को क्या कहा जाएगा। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये एक ऐसा त्रिभुज है बेटा जिसमें इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो वो क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि अगर ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भुजा भी ए होगी और ये वाली भुजा भी ए होगी। तीनों भुजाएं बराबर है, और जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो फिर तीनों के तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा, ये कोण भी 60 डिग्री का होगा, और ये वाला कोण भी 60 डिग्री का होगा। तीनों कोण भी 60-60 डिग्री के होंगे, तीनों भुजाएं भी आपकी आपस में बराबर होंगी। एंड इसके अलावा एक चीज और होती है, जो कि क्या है, इसके अलावा एक चीज ये होती है प्यारे बच्चों कि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। यानी हम क्या बोल सकते हैं, √3/4
भुजा कितनी है a, तो a का स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। अगर हम लोग कोणों के आधार पर बात करें तो कोणों के आधार पर कौन सा त्रिभुज होता है बेटा, सबसे पहले आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों के तीनों कोण जो होते हैं, तीनों कोण 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगर तीनों कोण 90 से छोटे हैं, जैसे कि 50 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 70 डिग्री हो गया, ये जो तीनों के तीनों कोण हैं ये 90 से क्या है, छोटे हैं। अगर ये तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसके बाद अगला आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कोई जो कोण होता है तीनों में से कोई एक कोण कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। अगर तीनों में से एक कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। और इसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। अगर मान लो आपका त्रिभुज में कोई एक कोण जो है वो 90 से 180 के बीच में है, 90 और 180 के बीच में मान लो अगर कोई कोण है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि एक ये त्रिभुज है इस तरीके से, और इस त्रिभुज का एक कोण जो है वो कितना है, 120 डिग्री, एक कोण कितना है, 30 डिग्री, और ये वाला कोण कितना है, 30 हो गया, तो ये कितना बचा, ये भी 30 बचा, है ना। तो ये जो त्रिभुज है ये कैसा कहलाएगा, क्योंकि इसका एक कोण जो है 90 और 180 के बीच में है, मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज है। इस प्रकार से त्रिभुजों को बांटा गया है। और अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों समरूपता के बारे में। समरूपता क्या होती है, तो मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम पर भी बताया था कि कोई भी ऐसी दो चीज़ें जो देखने में एक जैसी हों लेकिन उनका साइज अगर अलग अलग है, या मान लो साइज सेम भी है पर वो अगर वो देखने में एक जैसी हैं तो इसका मतलब फिर वो समरूप है। क्योंकि समरूप का मतलब है समान रूप, यानी देखने में एक जैसी, साइज में डिफरेंट भले हो जाए लेकिन बेटा देखने में एक जैसी होनी चाहिए। अगर देखने में सेम है तो वो क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। वो दो भुजाएं भी हो सकती हैं, दो आकृतियां हो सकती हैं, दो, जैसे कि यहाँ पर आप ये चारों फोटो देख रहे हैं, एक ही व्यक्ति की चारों फोटो है, बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन सबका साइज भले डिफरेंट है तो क्या हुआ, लेकिन देखने में तो सब एक जैसे है ना, तो इसलिए ये सब क्या है, एक दूसरे के समरूप है। अगर मैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए बात करूं कि त्रिभुज कब समरूप होते हैं, कोई दो त्रिभुज कब समरूप कहलाते हैं, कोई भी दो बहुभुज कब समरूप कहलाते हैं, जब उनके जो संगत कोण होते हैं, जब उनके संगत कोण क्या होते हैं बच्चों, जब उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। एक तो क्या होगा, उनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, और जो उनकी संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला बराबर और फिर समानुपाती, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। देखो संगत भुजाएं बराबर नहीं कही हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। आगे सबको समझ में, और संगतता पर खास करके ध्यान देना है आप लोगों को यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हम लोग बात करेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, या जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। इस पर क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, थेल्स प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी आती है, तो इसको फटाफट से समझेंगे। इसका कथन क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, है ना, तो मान लीजिए जैसे आपके पास एक त्रिभुज था ए बी सी, अब इसकी मैंने इस भुजा BC के समांतर मैंने एक रेखा खींची DE, जो क्या करती है, बाकी दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अब ये क्या कर रही है, ये इन दोनों भुजाओं को D और E पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो जो बाकी की दोनों भुजाएं हैं वो एक ही, यानी कि सेम, एक ही मतलब कि सेम अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जिस इसका इस हिस्से के साथ जो अनुपात होगा वही इस हिस्से का इस हिस्से के साथ अनुपात आएगा। ये थेल्स प्रमेय का कथन है। अब देखो इसको सिद्ध कैसे करना है। मान लो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर पहले जो दिया हुआ है वो लिख लिया कि दिया है त्रिभुज ABC जिसकी भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो कि भुजा AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर काटती है। जैसा जैसा हमसे बोला गया वैसा वैसा हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि इसका इसके साथ अनुपात, AD का DB के साथ जो अनुपात है वही अनुपात किसका होगा, AE का EC के साथ। ये रहा देखो, AD का DB के साथ बराबर AE का EC के साथ जो अनुपात है वो बराबर है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ रचना भी करनी पड़ेगी। तो रचना में हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिंदु D से भुजा AC पर एक लंब DM डाला।
मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक लंब डाल दिया, यहाँ पर ये 90 डिग्री पर लंब डाल दिया मैंने DM। फिर मैंने क्या किया, E बिंदु से मैंने एक और लंब डाल दिया इधर N बिंदु पर। ठीक है, तो 2 लंब मैंने यहाँ पर डाले हैं। बिंदु E से भुजा AB पर एक लंब EN डाला। फिर मैंने क्या किया, C से D तथा B से E को मिलाया। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर C से D को मिला दिया और B से E को मिला दिया। सही है, ये हमारा काम आ जाएगा रचना में। अब इसके बाद इसकी उपपत्ति कैसे होगी, देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं 1/2 आधार गुणा ही ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज ADE के लिए, त्रिभुज ADE कौन सा त्रिभुज है, ये ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज जो है, तो इसके त्रिभुज हम का क्षेत्रफल हम 2 प्रकार से निकालेंगे, एक इधर की साइड से और एक उधर साइड से। तो अगर मैंने आधार ले लिया AD, तो ऊंचाई का काम कौन करेगा, जो लंब है। ऊंचाई का काम कौन करता है, ऊंचाई का काम करता है लंब। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1/2 AD गुणा क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। सही है, इसके बाद अगला हम देखते हैं कि अगर मान लो मैंने इधर से इसका क्षेत्रफल निकाला है ना, तो दूसरी तरफ से क्या आएगा, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल 1/2 AE। ये देखो AE क्या है आपका आधार और DM क्या है, यहाँ पर DM है इसका ऊंचाई या जिसे कह सकते हैं लंब, तो वो आ गया। फिर हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल भी क्या आएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो त्रिभुज BDE क्या है, नीचे वाला है ये वाला, इसके लिए आधार आपने BD ले लिया, लेकिन ऊंचाई के लिए तो लंब ही चाहिए ना, यानी कि EN चाहिए, तो EN आ गया। सेम विद क्या होगा, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार है और गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई का काम कौन कर रहा है, लंब। लंब यहाँ पर कौन है, जो हमने ये लंब डाला है DM, ये है लंब। यहाँ पर लंब कौन है, ये DM लंब है। ठीक है, DM यहाँ पर क्या है, लंब है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो बेटा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग दिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर AD के बटे में, मुझे AD के बटे में क्या चाहिए, D भी चाहिए। इसीलिए मैंने समीकरण 1 को समीकरण 3 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो देखो समीकरण 1 को समीकरण 3 से भाग कर दिया, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल क्या बन गया, 1/2 AD गुणा EN। तो EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, AD बटे DB आ गया। फिर मैंने क्या किया, समीकरण 2 को समीकरण 4 से भाग दिया। क्यों भाग दिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, मुझे AE के बटे में EC चाहिए था, इसलिए। तो AE कहाँ पर है, देखो AE ये रहा, और EC कहाँ पर है, देखो ये रहा, इसलिए। ठीक है, तो अब ये देखो क्या आया, 1/2 से 1/2 कट गया और DM से DM कट गया, तो AE बटा CE आ गया, ये रहा, है ना। अब क्या होता है कि ये 9th क्लास की बात है कि जब कोई एक आधार होता है और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में जो भी जितने भी त्रिभुज बनते हैं वो सबका क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तो ये 9th क्लास की बात है, ये एक प्रमेय है, एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। और यहाँ पर जो त्रिभुज BDE है, जो त्रिभुज CDE है, ये वैसे ही त्रिभुज है जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने हुए हैं। इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, हम इनके क्षेत्रफल को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे DB हो जाएगा। दोनों की आप तुलना कर सकते हैं, समीकरण 6 से क्या आ जाएगा, यहाँ पर AE बटा CE बराबर AD बटे DB, बस यही हमें सिद्ध करना था, है ना। AD बटे DB बराबर AE बटा CE या EC। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थेल्स की प्रमेय। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं कि सवाल कैसे आते हैं। देखिए ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है, इसमें क्या कह रहे हैं कि यदि DE समांतर हो BC के तो CE की माप क्या होगी। ये वाली जो रेखा है वो इसके समांतर है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, थेल्स की प्रमेय लगा सकते हैं। AD का DB के साथ जो अनुपात है वो AE का EC के साथ होगा, है ना। AD कितनी है 1.3, DB कितनी है आपके पास 3.9, AE कितनी है 1.5 और EC हमें निकालनी है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 तिया 39, या CE बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 1.5 × 3, है ना। तो 1.5 से गुणा करेंगे, यानी CE बराबर हो जाएगा 3 15 तिया 45, यानी 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर D आ गया आपके पास आंसर। सही है, अगला सवाल देखते हैं। दिए गए चित्र में ST समांतर है QP के, है ना।
एस टी किसके समांतर है, ये जो एस टी रेखा है ये क्यू पी के समांतर है। फिर बोल रहे हैं कि ये इतना दिया है, एस आर 1.5 सेंटीमीटर है, पी टी 2.8 सेंटीमीटर है, तो टी आर का मान क्या होगा। यहाँ पे भी हम थेल्स की प्रमेय लगा सकते हैं। तो बताओ क्या होगा, देखो इस एस आर का किसके साथ, एस आर का क्यू एस के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात टी आर का किसके साथ होगा, टी आर का पी टी के साथ होगा। ठीक है, तो बताओ क्या आ जाएगा, ये है 1.5, क्यू एस है 3, टी आर हमें निकालना है और पी टी कितना दिया है 2.8। तो अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट हटेगा नीचे, 0 बढ़ा देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया 1/2 और यहाँ से कितना आ गया, टी आर बटे में 2.8। अब अगर आपको टी आर का मान निकालना है तो टी आर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 2.8/2, यानी टी आर बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1.4 सेंटीमीटर। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन डी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जो 2 नंबर का सवाल है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि ये एक प्रकार से थेल्स प्रमेय ही सिद्ध करवा रहे हैं। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर क्या है, ये देखो इस तरीके से एक त्रिभुज है, इसके समांतर है ना BC भुजा के समांतर, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, तो इसके समांतर जो है एक ये DE रेखा खींची गई है। अब वो कह रहे हैं कि ये सिद्ध करो। तो इसमें आप बताइए, पहले अगर हम थेल्स प्रमेय से सीधा सीधा लिखें, थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स की प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स की प्रमेय अगर हम लगाएं तो हम लिख सकते हैं कि AD बटा DB बराबर क्या होगा, AE बटे में EC होगा, ये होगा। अब अगर मैं क्या करूं, इसको जो है पलट दूं, तो पलटने पर क्या आएगा, पलटने पर क्या आ जाएगा, पलटने पर आ जाएगा DB बटे में AD बराबर EC बटे में AC। और अब आप क्या करो, दोनों तरफ जो है 1 जोड़ दो। तो जब आप दोनों तरफ आप क्या जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे, तो 1 जोड़ने पर क्या आएगा बताना जरा, ये आपके पास आ जाएगा DB बटे AD प्लस 1, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपके पास EC बटे, है ना, EC बटे AC, AE सॉरी, हाँ प्लस 1। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, AD, ऊपर क्या आ जाएगा DB प्लस AD, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा AE, इधर आ जाएगा EC प्लस AE। ठीक है, अब देखो जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर DB प्लस AD क्या बनेगा, AB बनेगा, और AB बटा AD आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AC बनेगा, AC बटा AE आ जाएगा। लेकिन जो हमें सिद्ध करना है बेटा उसमें क्या है, देखो AD ऊपर है और AB नीचे है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार पलट देंगे। तो एक बार पुनः पलटने पर जब एक बार फिर से पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, AD बटा AB बराबर AE बटे में AC। दोबारा से हमने पलट दिया तो ये आ गया हमारे पास जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन कब पक्का हो गया। इसके बाद बच्चों समरूपता की कसौटियां एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो हमारे पास जो समरूपता की कसौटियां हैं उनमें क्या है कि सबसे पहले आता है कोण 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 समरूपता कसौटी। ए का मतलब होता है एंगल, एंगल को हम लोग हिंदी में कोण बोलते हैं। तो ए मतलब हुआ कोण 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 समरूपता की कसौटी। इसको हम लोग ए समरूपता कसौटी भी कहते हैं, डबल ए, इसको हम लोग डबल ए यानी कि ए समरूपता कसौटी भी कहते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि अगर किन्हीं 2 त्रिभुजों में कोई भी 2 कोण अगर आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों त्रिभुजों का जो तीनों कोणों का जोड़ है वो तो 180 रहने वाला है, वो तो चेंज नहीं होने वाला है ना। इसलिए बेटा जी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इसका एक कोण 50 है, 60 है, 70 है, इसका भी एक कोण 50, 60, 70 है, तो इसके तीनों के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों के तीनों कोणों के बराबर है। यहाँ पर अगर हम संगतता देखें तो भाई ए पी के संगत है क्योंकि दोनों 50-50 हैं। 60-60 वाले कौन हैं, Q और C हैं,
तो इसीलिए सी और क्यू एक दूसरे के संगत हुए। 70-70 वाले कौन है, बी और आर हैं, इसलिए बी और आर एक दूसरे के संगत हुए। तो जो जिसके संगत है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी जो है समरूप होगा त्रिभुज पी आर क्यू के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। ध्यान ये रखना है, जिस त्रिभुज की भुजा हम ऊपर रख रहे हैं तो तीनों भुजाएं हम फिर उसी के ऊपर रखेंगे। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी कसौटी आती है एस समरूपता कसौटी, या जिसे हम लोग भुजा 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 समरूपता कसौटी कहते हैं। जैसा कि देख लीजिए, एस का मतलब होता है साइड, तो साइड 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 यानी कि भुजा 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 समरूपता कसौटी। इसमें क्या होगा, इसमें बराबर नहीं होंगी भुजाएं, इसमें एक त्रिभुज की जो भुजा है उसका दूसरी त्रिभुज की भुजा के साथ अनुपात बराबर होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर इसकी भुजा 3 है, ये 6 है, तो 3 दूनी 6 होगा, 4 दूनी 8 होगा और 5 दूनी 10। तो दुना दुना हो रहा है, यानी 2 से गुणा हो रही है। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं इनकी भुजाओं का अनुपात निकालूं, QP का AB के साथ, वो भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। QR का AC के साथ अनुपात निकालोगे, वो भी 1/2 आ रहा है। और ऐसे ही फिर मैंने PR का BC के साथ अनुपात निकाला, वो भी 1/2 आ रहा है। क्या संगतता मैच हो रही है? क्योंकि संगत भुजाएं लेनी है, तो संगत भुजा देखिए Q के साथ में अगर A लिया है तो यहाँ पे भी Q के साथ A है, सही है। P के साथ अगर B है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी P के साथ B है, ये भी ठीक है। फिर देखो अगला क्या है, R के साथ अगर C है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी R के साथ में C है, तो बिल्कुल सही बात है, संगतता भी मैच कर रही है। और वो हमने संगतता देखो वहाँ पे लिखा हुआ भी है। संगतता से ही कोण क्या हो जाएंगे आपस में, देखो बराबर भी होंगे। ये चेक करिए, संगतता से कोण कैसे कैसे बराबर होंगे। कोण A कोण Q के बराबर होगा, कोण B कोण P के बराबर होगा और कोण C कोण R के बराबर होगा। ये संगतता से होता है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और ऐसे ही हम फिर इनका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगली जो कसौटी आती है हमारे पास, अगली कसौटी आती है SAS समरूपता की कसौटी। इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि देखो, अगर एक त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का एक कोण आपस में बराबर हो और उन कोणों को बनाने वाली जो भुजाएं हैं वो अगर क्या हो, समानुपाती हो। देखो भुजाएं के लिए बोला गया है समानुपाती, और कोणों के लिए क्या बोला गया है, कोणों के लिए बोला गया है कि कोण तो होंगे बराबर, और भुजाओं के लिए बोला गया है भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती। ये ध्यान रखना। और कौन सा कोण होता है और कौन सी भुजाएं होती हैं, जो कोण होता है, या कह सकते हो जो दोनों भुजाएं होती हैं उन्हीं के बीच का कोण होता है। जैसे एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो इन्हीं के बीच का ये कोण है। एक भुजा जैसे ये है, एक भुजा जैसे ये है, तो इन्हीं के बीच का ये कोण है। ये ध्यान रखेंगे। तो वही चीज़ है यहाँ पर देखो कि कोण P किसके बराबर है, कोण B के बराबर है। तो यहाँ से मुझे एक बात क्लियर हो जाती है 100% कि कोण जो P है वो B के क्या है, संगत है। P जो है वो B के क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ये 100% क्लियर हो गया। अब मैंने BA भुजा ली, तो BA के साथ में कौन सी भुजा ली, PQ, अनुपात कितना आया, 1/2। BC के साथ मैंने कौन सी भुजा ली, PR, अनुपात कितना आया, 1/2। वही दोनों भुजाएं लेंगे जो उस कोण को बना रही है, तीसरी भुजा नहीं लेनी है। ये चीज़ खास करके ख्याल रखना है कि जो दोनों भुजाएं हों उन्हीं के बीच का कोण होना चाहिए, तभी इस कसौटी को हम SAS कसौटी बोलते हैं। वरना इसको तो हम ASS कसौटी भी लिख सकते थे, या इस कसौटी को हम SSA कसौटी भी तो लिख सकते थे ना, पर हमने ये तो नहीं लिखा है नाम, ना हमने ये वाला नाम लिखा, ना हमने ये वाला नाम लिखा। हमने क्या लिखा, हमने SAS लिखा। क्यों? क्योंकि जो दोनों भुजाएं हैं उन्हीं के बीच का कोण होना चाहिए, तब ये कसौटी लगेगी या मानी जाएगी। बताओ प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक सब लोगों को अच्छे से रिवाइज हो गया? सबको यहाँ तक रिवीजन कर लिया सबने बढ़िया तरीके से? मजा आ रहा है? त्रिभुज का रिवीजन करने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? चलो तो अब कुछ एक आध सवाल करके देखते हैं संगतता के ही। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज ABC और DEF में AB/DE BC/FD के बराबर है। तो बताइए दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? ये तभी समरूप होंगे अगर आप संगतता मैच कर लो। संगतता कैसे मैच होगी? देखो AB है, अब यहाँ पर B देखो कॉमन है दोनों में, और यहाँ पर देखो D दोनों में कॉमन है नीचे वाले में। तो यानी आप इसको क्या लिखो, इसको लिखो आप ED, इसे ED लिखो, और इसे क्या लिखोगे, BC के बटे में DF लिखो। इसको क्या लिखो, इसको DF। अब देखो अब संगतता मैच कर जाएगी। देखो यहाँ पर भी B के साथ D आ गया और यहाँ पर भी B के साथ में D आ गया। तो A के साथ में कौन हुआ, E हुआ, A के साथ में E हुआ, B के साथ में D हुआ।
बस ये रहा देखो आपका आंसर, बी के साथ में डी। कोण बी किसके बराबर होगा? कोण डी के बराबर होगा। देखो ए जो है ई के बराबर है, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। ठीक है, बी और ई नहीं है क्योंकि बी के साथ में डी आ रहा है, ये भी गलत हो गया। फिर ये वाला देखो, ए एफ के साथ नहीं है, ए ई के साथ में। सही है। अगला प्रश्न, समरूप त्रिभुजों का आपको एक युग्म दिया गया है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप क्या होगा? अब अगर आप यहां पर देखें तो ये 2.5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, इसका इसके साथ अनुपात निकाला, यानी ए बी भुजा का डी ई भुजा के साथ अनुपात निकाला, तो 2.5 का किसके साथ? 5 के साथ, कितना आया? 1/2। फिर ऐसे ही 3 सेंटीमीटर का किसके साथ? 6 सेंटीमीटर के साथ अनुपात निकालोगे, है ना। आपने देखा कि ये कोण बी कितना है? 80। यहाँ पर कोण डी कितना है? 80। इसका मतलब कोण बी किसके बराबर है? कोण बी बराबर है कोण डी के, यानी बी किसके संगत होगा? बी संगत होगा डी के। बी और डी एक दूसरे के संगत होंगे ना, कोणों से हमें 100% क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो बेटा, ऑप्शन में अगर बी लिखा है तो बीच में क्या होना चाहिए था? डी होना चाहिए था, ये वाला गलत हो गया। अगर यहाँ बी बीच में लिखा है तो यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए था? डी होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखो बी है और इसमें भी देखो बीच में डी है, तो ये सही है। अब लास्ट वाला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि सारे ऑप्शन बोले हैं कि ठीक है, जब 2 ऑप्शन गलत हो गए तो सारे कहाँ सही हुए, इसलिए सही ऑप्शन होगा सी। संगतता मैच करनी है, संगतता से बी डी के संगत है। ठीक है। अगला, इसके बाद क्या आता है? देखो यहां पर ये दोनों त्रिभुज क्या है? एक दूसरे के समरूप है, तो इनके लिए हम सही नाम क्या लिखेंगे? नाम नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग के ऊपर ध्यान दो बेटा। अगर कोण m आपके पास 70 है तो यहाँ पर कोण q कितना है? 70। तो इसका मतलब m किसके संगत हुआ? m q के संगत हुआ, क्योंकि दोनों ही कितने हैं? 70 डिग्री है, m q के संगत हुआ। अब आप यहाँ पर आ जाओ, देखो m बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पे q बीच में नहीं है, गलत। फिर यहाँ पर आ जाओ, देखो m बीच में है, यहाँ पर भी q बीच में नहीं है, ये भी गलत। ये देखो m बीच में है और यहाँ पर देखो q बीच में है, ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है, अभी हम कंफर्म नहीं है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है क्योंकि m दोनों बीच में है, m और q, ये वाला हो सकता है। बाकी भी मैच करने पड़ेंगे क्योंकि अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो n के संगत p होना चाहिए, है ना। अब मैंने देखो यहाँ पर m n भुजा ली है, अगर मान लो मैंने यहाँ पर m n भुजा ली है तो m n के साथ में कौन सी भुजा आनी चाहिए? p q। तो m n है कितनी? 3, p q कितनी है? 2। चलो ठीक है, इसका अनुपात तो ये आ रहा है। अब अगर मान लो मैंने क्या लिया? एम एल भुजा ली, एम एल के साथ मैंने कौन सी भुजा ली? क्यू आर, है ना। तो ये कितनी हो जाएगी? 4.5, और ये है आपकी 3। ये कितना आएगा? पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 45/30। पॉइंट हटाएंगे तो फिर 15 से काट सकते हैं, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो ये भी 3/2 आ रहा है और ये भी 3/2 आ रहा है। लेकिन अब जरा हम ये चेक करते हैं, क्योंकि हमें ये तो कंफर्म है कि m किसके संगत है? q के संगत है, ये तो 100% क्लियर है। यहाँ पर तो देखो m के साथ q आ रहा है, इसका मतलब l के साथ कौन होगा? r होगा। अगर m के साथ q है तो l के साथ कौन होगा? r होगा। देखो m के साथ अगर q है तो l के लिए कौन है? r है, भाई सही बात है। अब बचा कौन? यहाँ से n बच गया, यहाँ से p बच गया, बस ये ठीक है। यही ऑप्शन हमारा सही होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से बेटा जी आप लोगों को करना होगा। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं और इसमें कोण A 75 है, कोण Y 57 है, तो बताओ कोण C क्या होगा? हम जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप है। समरूप त्रिभुज है तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है? A किसके संगत है? X के। A X के संगत है, B किसके संगत है? Y के संगत है, C किसके संगत है? C जो है वो Z के संगत है। तो हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का जोड़ 180 आएगा। अगर त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का जोड़ 180 है तो यहाँ पर कोण A कितना है? 75। कोण B कितना हो जाएगा? कोण B किसके बराबर है? कोण B कोण Y के बराबर है। तो बेटा कोण Y कितना दिया है? 57। और कोण C क्या है? ये हमें निकालना है।
तो बताओ कितना आ जाएगा, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 5 12 और 1 13, 132 प्लस कोण सी बराबर 180, बस घटा दो 180 में से, यानी कि कोण सी बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, और 7 में से 3 गया तो 4 आ गया, 48 डिग्री आ जाएगा। कहाँ है, ये रहा 48 डिग्री 48, ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसको देखो, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप। बेटा देखो यहां से संगतता पता चलती है भाई, ए के संगत कौन है पी, बी के संगत कौन है क्यू, सी के संगत कौन है आर। अगर ए कोण 57 है, क्यू कोण 73 है, तो सी कोण क्या होगा, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा ना। अब देखो यहाँ पर कोण ए कितना है 57, कोण बी कैसे पता चलेगा, क्योंकि बी किसके संगत है, बी क्यू के संगत है, मतलब बी किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर 73 प्लस कोण सी बराबर 180। अब देखो 7 3 10, 3 इधर दिया तो ये कितना हो गया 60, 60 और 130 हो गया, 130 प्लस कोण सी बराबर 180। इसका मतलब कोण सी बराबर आ गया 180 माइनस 130, यानी कि कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 50। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इस प्रकार से बेटा जी क्वेश्चन को करना है। अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस सवाल में कहा जा रहा है कि त्रिभुज ओडीसी और ओबीए दोनों एक दूसरे के समरूप है। अच्छा ठीक है, हमसे पूछा कौन सा कोण गया है, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। अब देखो अगर ये 70 है ना, तो और देखो ये 125 है, ये वाला कोण और इस कोण, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, इसका और इसका जोड़ 180 होगा। अगर ये 125 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, ये वाला आपका 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और जितना ये वाला कोण है उतना ही ये वाला कोण होगा। अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। तो बताओ ये 55 ये 70, तो ये कितना बचा, अगर ये 55 है ये 70 है तो ये कितना बचा, देख लो 7 5 12 का 2, यानी कि 180 125 आएगा। ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, ये भी आपके पास 55 डिग्री आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 55 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा बेटा जी, खूब अच्छे से आपने रिवीजन कर लिया है। और अगर रिवीजन बढ़िया हुआ है, सारी चीज़ें हम देखो हमने यहाँ पे रिवाइज कर ली हैं, थेल्स की प्रमेय भी, समरूपता की कसौटियाँ भी, ये भी वो भी सब कुछ। तो बेटा कैसी लगी ये क्लास, कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और रिवाइज करते चलें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बाकी तो अमित सर आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है। कमेंट जरूर करके बताएं कैसी लगी क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।